अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक़्त दुनिया का वाहिद मुल्क चाइना है जहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है, या यूँ कह लीजिए कि जहाँ पे महंगाई नहीं है, जबकि पूरी दुनिया को इस वक़्त इन्फ्लेशन और महंगाई ने अपने लपेट में लिया हुआ है। ईएफजी इंटरनेशनल, यूरोपियन फाइनेंस ग्रुप इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है जो स्विस प्राइवेट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट के बिहाफ़ पे काम करता है, और ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी फाइंडिंग्स यानी रिसर्च वर्क करता है जिससे स्विस बैंक एंड इन्वेस्टमेंट्स को डिसीजन मेकिंग के अंदर आसानी हो। और यूँ पूरी दुनिया का, चाहे वो पॉलिटिकल हालात हों, चाहे सोशल हालात हों, चाहे जोग्राफिकल, चाहे क्लाइमेट, जो भी हो उसके ऊपर जो होता है अपना वो रिसर्च वर्क करता है, और वो पूरा पूरा कंप्लीट करके स्विस बैंक को हैंड ओवर करता है, या उनके साथ बैठ के डिसीजंस जो होते हैं वो जो होता है वो करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कब इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और हर साल जो होता है वो अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर एक जर्नल इश्यूज़ करते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट जो उनकी जो है रिपोर्ट्स जो हैं जो उन्होंने पब्लिक की हैं, वो जो लास्ट जो की थी वो 2020 के अंदर की थी, मार्च 2020 के अंदर। ऐसे जितने भी इदारे होते हैं ये अपनी फाइंडिंग्स जो होती है इमीडिएटली जो होता है वो पब्लिक नहीं करते, फिर एक अरसे के बाद जो होता है 2 साल के बाद या 1 साल के बाद वो पब्लिक करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ईएफजी इंटरनेशनल, इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो 5.76 है, जो कि बहुत हाई है। वेयर एज इन चाइना इट इज़ 1.5%, जो कि बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। यही वो वजह है जहाँ जिसकी वजह से चाइना के अंदर महंगाई नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड करने की है कि दूसरे ममालिक जितने भी हैं, पाकिस्तान इंक्लूडेड पाकिस्तान, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लेते हैं इन्फ्लेशन का, कि हमारे फ्यूचर के अंदर ये कुछ हो जाएगा, ये कुछ होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली जो होता है वो हम इन्फ्लेशन रेट लेते हैं। जबकि चाइना जो होता है ये टारगेट देता है, ये एस्टिमेटेड नहीं देता, ये टारगेट देता है, और यही उसकी जो है ना कामयाबी की जो ना वजह है। और ये 1.5% ये आज का रेट नहीं है, ये बहुत सी पिछली कई दहाइयों से अगर देखें तो वो इसी रेट के साथ चल रहा है। वो 1% हो सकता है, 0.9% हो सकता है, वो 1.2 हो सकता है, 1.5 की जगह 1.6 तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आज तक कभी भी वहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं हुआ। और यही वजह है कि वहाँ की इकॉनमी जो है ना सस्टेन कर रही है, चल रही है, वहाँ का बिजनेसमैन जो है ना वो ग्रो कर रहा है। अब आ जाती है कि कुछ मैं आपको से जो है ना कुछ चीज़ें आपको इससे पहले कि मैं इन्फ्लेशन के ऊपर आगे मज़ीद और बढ़ूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन बेसिकली है क्या। हमारे नज़दीक इन्फ्लेशन बस ये है कि डॉलर अगर ऊपर जाता है और लोकल करेंसी डिवैल्यू होते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाती है, जबकि ऐसा तो है, लेकिन इसके साथ मज़ीद बहुत से और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। और वो हमारी वजह से भी होती है, हमारे कारोबार करने के तरीके से भी हो सकती है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के तरीके से भी हो सकती है, हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से भी जो है ना इन्फ्लेशन होती है। बेसिकली इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान को हिट करती है तो करता ही है, लेकिन हमारा कुछ लाइफ़स्टाइल भी हमारा इस तरह का माशाल्लाह बन चुका हुआ है जो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को जो होता है ना वो बूस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ मेहरान है जो इस वक्त जो उसकी कीमत जो है वो, जो लास्ट टाइम जो मैंने पता की थी वो थी कि 8 साढ़े 8 लाख रुपया तक पहुंच चुकी हुई थी। ठीक है जी। यही मैंने आज अपने एक कुलीग जो इंडियन था उससे मैंने पता किया था कि वहाँ पे इसको पता करके सारा मुझे जो कैलकुलेशन करके बता, तो उसने बताया कि वहाँ पे जो इसकी कीमत जो है वो 2.25 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की है, इंक्लूडिंग उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी, और उसकी 1 साल की जो है ना इंश्योरेंस, जिसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूँ वो 5.5 लाख, 5.25 लाख से 5.5 लाख रुपया बनती है, जो उनकी जो करेंसी वैल्यू हमारी और उनका जो है उसके मुताबिक। अब पाकिस्तान के अंदर वो 8 साढ़े 8 लाख रुपए की कैसे हो गई? इट्स अ बिग क्वेश्चन। अब वो जो डिफरेंस है वो बेसिकली इन्फ्लेशन है। अब आपके जहाँ पे जो भी मर्जी ड्यूटीज़ हो, जो भी हो, जैसा भी हो, वो बेसिकली आपके यहाँ इन्फ्लेशन है। इन द सेम वे जो इम्पोर्ट लोग करते हैं, अगर आप बाय बुक्स जाएँ तो इम्पोर्ट जो भी है चीज़ आप करें, वो उसकी प्राइस जो है आप 40% टू 50% तक एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप रिटेलिंग के अंदर हो तो 25%। अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, चाइना से जब भी हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, मसलन कि 75 रुपए की एक चीज़ की, हम उसकी प्राइस लगाते हैं 350 रुपये। एक तो हम थर्ड क्लास लो ग्रेड माल जो होता है चाइना से लेके आता है, और उसको लाके सेट कहाँ पे करते हैं, उसकी प्राइस 300-350 रुपये। वो पाकिस्तानी 300-350 रुपया जो होता है वो खड्डे खू जाके गिर जाता है। जबकि आप अपने मुँह से कहते हैं एक चीज़ बेचते हुए, जी ये चाइना की चीज़ है, इसकी कोई वारंटी नहीं है।
जबकि चाइना इस तरह की चीज़ें भी बनाता है जिसकी कोई वारंटी नहीं है। चाइना ऐसी भी चीज़ें बनाता है जिसकी वारंटीज़ हैं। आप जानबूझ के वहाँ पे अच्छा माल नहीं लेके आते, आप वहाँ पे लाते हैं बुरा माल और उसको अच्छी प्राइस के ऊपर लाके बेचते हैं। और वो जो डिफ़रेंस होता है, यानी कि वो ₹75 और ₹350, इसके दरम्यान में जो डिफ़रेंस था उसने पूरे ज़ोर के साथ पूरा सपोर्ट किया इन्फ्लेशन को बूस्ट करने के अंदर। इन द सेम वे मैं एक छोटी-सी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो रोज़मर्रा की एक एग्ज़ाम्पल है कि आपने देखा होगा फल वाला आपके गली मोहल्ले के किसी मोड़ पे या बाज़ार पे बैठा होगा। वो क्या करता है, वो लाता है सब्ज़ी मंडी से एक लो ग्रेड किस्म का एक फल लेके आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेब लेके आता है। उसको लाके जो लो ग्रेड का होता है उसको लाके जो होता है ना चुन लेता है, अलग-अलग कर लेता है। उसमें से जो लाल जो थे सेब वो अलग कर लेता है, पीले सेब अलग कर लेता है, सब्ज़ सेब अलग कर लेता है और उसके रेट जो वो रखता है वो पूरा जो ए प्लस ग्रेड मार्केट का होता है उस रेट के मुताबिक रखता है। लेकिन उसका ज़्यादा बिकता नहीं है। लेकिन वो जो प्राइस जो जिस पे बेच रहा है वो इन्फ्लेशन क्रिएट करके रख देती है। हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं करती लेकिन बूस्ट ज़रूर करती है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि हमारा लाइफ़स्टाइल इस तरह का बन चुका हुआ है, हम खुद जो है ना अपने आप को मारने के चक्करों के अंदर होते हैं। अभी एक ग्लोबल रिसर्च भी थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये मैं एट द एंड कंक्लूड करूँगा और आपको ये पता चलेगा कि ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। ये सिर्फ सब ये नहीं है कि बजट आने वाला था, इतनी प्राइस हाइक हो गई, नहीं, सिर्फ ये वजह और भी बहुत सी वजूहात हैं। अभी तो 1-2 दिन मैंने आपको बताएँ कि जो एक कंटिन्यूअसली हमें हिट करती चली जा रही हैं। अच्छा जी, अब एक ग्लोबल रिसर्च थी जिसके मुताबिक ये था कि कुछ जो थे ना थिंकर्स जो थे वो अमेरिका के अंदर इकट्ठे किए गए और कुछ जो थे ना IMF और वर्ल्ड बैंक के भी लोग थे। ये इन्होंने वैसे किया था, इसके अंदर कोई उन्होंने जो था कोई लॉ पास या कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी थी, जस्ट फॉर अ डिस्कशन पर्पसेस। और उसके अंदर जो डिस्कशन पर्पस डिस्कशन जो सब्जेक्ट था वो था कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को लोन देता है, ये रिपेबल भी हैं या नहीं, या रिपेबल कैसे, या उनकी पेमेंट्स कैसे हो सकती हैं। जिस पे जो थिंकर्स थे उन्होंने जो बात कही वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। वो कहते हैं कि पहली बात ये कि ये सिर्फ टैक्स कट जो है ना उनके थ्रू ही वापसी इनकी हो सकती है, लेकिन टैक्स कट्स इस तरह से पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह से टैक्स कट्स करते चले जाओगे आपका कभी भी लोन रिपे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये जो लोन लिया जाता है या जो दिया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, इसका एक मेजर पोर्शन जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो अपनी जो है ना सर्वाइवल को और अपने आप के ऊपर लगा लेती हैं। एक मेजर पार्ट ये उनकी फाइंडिंग्स है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनको जो लोन दिया जाता है, ये अपने सर्वाइवल के ऊपर, अपने स्टैंडिंग के ऊपर, अपना जो होता है ना वो सिलसिला चलाने के ऊपर खर्च करती हैं। फिर उसके बाद वो पोर्शन आ जाता है जिसको वो खर्च करती हैं ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, सॉरी ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिस पे कोई रिटर्न ना हो, कोई प्रॉपर रिटर्न ना हो। मैं फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इस वक्त हमारे पास मेट्रो बसेस हैं, अभी आपने उसका किराया भी बिल्कुल गिरा दिया। आपने पहले तो वो लोन के ऊपर बनाई, फिर उसके ऊपर सब्सिडी दे दी। जब वो कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर सकेगी, कुछ रिटर्न नहीं के लिए कुछ जो है ना वो आपके लिए जनरेट नहीं कर सकेगी, तो उसका फ़ायदा क्या है? दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग। दूसरी चीज़ के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर क्या खर्च किया जाता? कुछ नहीं खर्च किया जाता। वो कहते हैं कि जब तक 2 चीज़ें याद रखिएगा, जब तक आप अपने बिज़नेस मैन को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने मुल्क की प्रोडक्शन को, अपने मुल्क की जो मैन्युफैक्चरिंग को सस्टेन नहीं करेंगे, इसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे, किसी एग्रीकल्चर के अंदर नहीं कुछ करेंगे, ये रिपेमेंट्स जो होगी आपको पॉसिबल नहीं है। आप टैक्स कट लगा के कुछ नहीं करेंगे बल्कि वहाँ की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। जब तक आप वहाँ का सैलरी पेड बंधा है, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, इसकी परचेजिंग पावर को आप जो इंक्रीज़ नहीं करेंगे, इसको सस्टेन नहीं करेंगे, आपके टैक्स नहीं इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर सकते। बंदा टैक्स पे करता मर जाएगा, इकॉनमी मर जाएगी, इकॉनमी कभी रिवाइव नहीं हो सकेगी। तो जब तक आप अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, आप जो है ये लोन्स पे नहीं कर सकते। जब तक कि हमारी हुकूमतें, जब तक कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नहीं सोचेंगी कि वो पैसा जो ये लोन IMF से या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, इसको हमने रिपे भी करना है और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाना है कि जहाँ से उसकी रिटर्न
जो है वो जो पॉसिबिलिटी है वो कंफर्म हो सके, एश्योर्ड हो सके कि यहाँ से हमें पैसा आएगा और वो पैसा जो आएगा हम उसको रिटर्न कर सकेंगे। इन्होंने अपना पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर डेफिनेटली जो है पूरी हुकूमत जो है वो चलानी भी है, पूरे डिपार्टमेंट्स जो है, जो इदारे हैं वो भी रन करने हैं, पुलिस है, आर्मी है, जो जनरेट करके आपको कुछ नहीं देती, आपको के लिए सिर्फ काम कर रही है। अब वो पैसा कहाँ से जनरेट होगा? पैसा ऐसे प्रोजेक्ट से जनरेट होगा कि जहाँ से आपको पैसा आ सके। ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे जहाँ से आपको रेवेन्यू जो है वो आ सके। उसके बाद डिपेंडेंट कि आपने सब्सिडी उस पर देनी है, ईज देनी है या नहीं देनी। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। आपने जब तक अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप नहीं करोगे, उसको स्ट्रेंथन नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं बन सकता। अब कुछ ना कुछ अब ये है कि एक लिस्ट है जो EFG ने जो है ना वही इशू की है, जिसमें उसने बताया कि कंट्री वाइज इन्फ्लेशन रेट्स क्या क्या हैं। USA जो है वो इस वक्त जो है ना 8.5% पे खड़ा हुआ है। इतने 8.5% जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन है। जापान के अंदर 1.2 है, कनाडा 6.7, UK 7%, ऑस्ट्रेलिया 5.1, न्यूजीलैंड 6.9, फ्रांस 4.5, जर्मनी 7.3, Spain 9.6, Italy 6.5, Brazil 11.3, Turkey 70%, China 1.5%। अगेन नाउ अब आ जाता है कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशन को किस तरह से मेजर किया जाता है। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग। अब ये कैसे की जाती है? एक्चुअली आप ये समझ लें कि ये एक तरह की एक बास्केट है जिसके अंदर हम कुछ जो चीज़ें होती हैं वो डाल लेते हैं और उनकी प्राइसिंग की बेस के ऊपर जो होता है ना हम डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन रेट क्या है। अब मज़ेदारी की ये बात यहाँ पे ये है कि अच्छा पहले ये मैं बता दूं कि कौन कौन सी वो आइटम, वो कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो इस जो बास्केट के अंदर डाली जाती है इन्फ्लेशन रेट को डिसाइड करने के लिए। वो होती है तमाम पब्लिक सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका फूड हो गया, आपकी एजुकेशन स्कूलिंग हो गई, आपकी हेल्थ केयर हो गई, मेडिकल, ये तमाम चीज़ें जो होती है उस बास्केट में डाली जाती हैं और इसकी प्राइसिंग को चेक किया जाता है। अगर इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है और आम बंदा जो है उसकी पहुंच से दूर है तो इन्फ्लेशन रेट ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा। अगर ये असेस में है इतना कि आम बंदा जो है उसके पास ट्रांसपोर्ट भी है, उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास हेल्थ केयर भी है, तो इट्स मीन के वो इन्फ्लेशन रेट वो कम होगा। और मज़ेदार की बात है कि जो है ना कई दहाइयों से चाइना ने इसको मेंटेन किया हुआ। हर एक चाइनीज़ के बाद पास जो है वो ट्रांसपोर्ट, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर वो उसके पास प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये कैसे इसको मुमकिन करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है, वो टारगेट देती है और साथ प्राइस रेंजेस देती है। अब तमाम चाहे वो प्राइवेट ओन बिजनेसेस हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, वो उस प्राइस रेंज से बाहर नहीं आ सकती। और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि इसको 1.5 से इंक्रीज़ ना होने दिया जाए और यही उनका सक्सेस है। चाहे आउटर जितने भी हैं वहाँ पे फॉर एग्जांपल दुनिया में जो कुछ मर्ज़ी हो जाए वो उसको अफेक्ट नहीं होने देते। और अपना उन्होंने जो जितना भी बिजनेसमैन जो है उसको इतना सपोर्ट किया हुआ है और उसकी एग्जांपल इसी चीज़ लगती है कि आप अपने घरों में देख लो, हर एक दूसरी चीज़ को उठा के जब देखेंगे तो वो जो होगा वो चाइना, मेड इन चाइना ही निकलेगी। अब तक मैं भी समझता रहा था कि चाइना के अंदर जो है वो फ्री मार्केट है, जबकि ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर जो है वो कंट्रोल मार्केट है। जैसे कि आपको मालूम है कि चाइना जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है और आज वो जिस मकाम पे भी है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वन रेवोल्यूशनरी लीडर चेयरमैन माओ। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है, द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ द आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल लाइन डिसाइड्स एवरीथिंग। बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट। इसके दो हिस्से हैं। एक में वो कह रहे हैं द करेक्टनेस ऑफ और इनकरेक्टनेस ऑफ द आइडियोलॉजिकल। सबसे पहले चीज़ ये समझ लें कि आइडियोलॉजी, कहते हैं कि जी आइडियोलॉजी आपकी सही हो या गलत हो, जो भी हो, जब तक इसके साथ पॉलिटिकल लाइन जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते, आप साथ चल नहीं सकते। करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ द आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल लाइन डिसाइड्स एवरीथिंग। अगर तो आपकी साथ आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिकल लाइन जो है वो सही हुई तो
तो सब कुछ ठीक होगा, अगर वो सही नहीं हुई तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम यही है। जहाँ तक हमारी आइडियोलॉजी की बात है, दो नज़रिया, कौमी नज़रिया, उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं, इसका मतलब है कंप्लीट ज़ाब्ता हयात, ज़िंदगी का जो ज़ाब्ता हयात है, कंप्लीट ज़ाब्ता हयात हमारी आइडियोलॉजी के अंदर आ जाता है। जब हमारा एक पूरा ज़ाब्ता हयात हमारे पास है तो हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए। अगर हम इसी स्टेटमेंट में दूसरा हिस्सा देखें, पॉलिटिकल लाइन, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ जो पॉलिटिकल लाइन पिछले कई दहाइयों के साथ जो जुड़ी हुई है, वही किसी काबिल नहीं थी, जब वो ही नहीं चाहती थी कि हम तरक्की कर सकें। जिस तरह मर्जी आप इस चीज़ को कह लें। एक मैगजीन ने इसको बड़ी खूबसूरत तरीके से कहा था, चाइना इज़ अ डेवलपिंग सोशलिस्ट कंट्री एंड द people's standard of living still has to be raised. However, the people enjoy a secure life because prices have long been kept stable and the supply of the basic means of subsistence has been ensured. This is the achievement of the Chinese people who, under the guidance of Chairman Mao, proletarian revolutionary line, have united in struggle and smashed the interference and sabotage by the class enemies at home and abroad. पाकिस्तान के अंदर भी अभी जो है ना, आपने सुना होगा, रोज़ाना ही सुनने को मिल रहा है कि जी वो मुदाखलत हो गई या वो साजिश हो गई। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, द चाइनीज़ पीपल हु अंडर द गाइडेंस of Chairman Mao, proletarian revolutionary line have united in struggle and smashed the interference and sabotage by class enemies at home and abroad. ये किसी और वक्त जो है ना वो आपके साथ जो है ना ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो है मुदाखलत या साजिश जो है, यानी क्या एक इसका एक और भी रुख है, वो क्या है वो आप इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक जो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।